वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करके देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है जिसके कारण हमारा नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हैम्पर होता है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से हो सकता है कि बंद ही पड़ जाए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम को एब्रप्टली रुकने से बचा सकते हैं, एब्रप्टली टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। तो एक्सेप्शन जब क्रिएट होता है तो इट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज है, से n1 एक इंटीजर वैल्यू है, n2 एक इंटीजर वैल्यू है, तो 0 बना दिया और एक रिजल्ट करके हम बना देते हैं n1 डिवाइडेड बाई n2। हम डेलिबरेटली एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। तो अगर ये नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, से फॉर एग्जांपल अपन ने इसको नॉर्मली ठीक ठाक बनाया है प्रोग्राम को, तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट करा देते हैं। और मेन एंड हो जाएगा, तो आखिरी तक अगर पहुंच गए मतलब मेन एंड हमको मिलेगा। तो इसको रन करते हैं, आउटपुट देखिएगा, रिजल्ट हमको 10 मिला और मेन प्रॉपर्ली एंड हो गया। मतलब हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ है और लास्ट में आके टर्मिनेट हुआ जो एंड में होना चाहिए था उसको, जैसे नॉर्मली होता है। लेकिन अगर हमने अब n2 को डेरिवेटिवली 0 बना दिया, अब क्या होगा, डिवाइड बाई 0 एरर आने वाला है। तो एरर होने के बाद क्या होता है इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए इसमें एरर आ चुका है। तो एरर आने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिला है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया, डिवाइड बाय 0 एरर आ रहा है, बता रहा है। और कहाँ पे, लाइन नंबर 4 पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे बता भी रहा है, ये लाइन नंबर 4 पे एरर आ चुका है। ठीक, लाइन नंबर 4 पे एरर आ चुका है। अब एरर आने के बाद ऑब्जर्व करें क्या क्या हुआ है। एरर आने के बाद ना तो रिजल्ट हमको दिखा, ना तो मेन एंड हुआ है। इससे मतलब अगर मेन एंड ठीक से नहीं हुआ, यहाँ तक अगर हम पहुंचे ही नहीं है, इससे मतलब एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन हो चुका है। प्रोग्राम हमारा क्या हुआ, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। अब रिकवर नहीं कर सकते हम प्रोग्राम को, वापस फिर से नहीं चल सकता ये प्रोग्राम, या प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये जो कंडीशन हमने अभी तो डेलिबरेटली क्रिएट किया, हो सकता है हमारा कोई कॉम्प्लेक्स कोड चल रहा हो, सडनली इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होगा, प्रोग्राम एकदम से टर्मिनेट हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन एकदम क्रैश हो जाएगा। तो इन टाइप के सिचुएशंस को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। इनको एक्सेप्शंस बोलते हैं, नॉर्मल चीजें नहीं, एक्सेप्शंस हैं। कभी कभी हो सकती है, हमेशा नहीं होती। तो ये जो एक्सेप्शन आया है, इसके कारण हमारा नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन नहीं हो पाया, एग्जीक्यूशन जो हैम्पर हुआ है। तो इसको हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस को करते हैं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस को करने के लिए जावा में ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक्स दिए हुए हैं। ट्राई ब्लॉक से क्या होने वाला है, ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड रखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कोड है, ये इसमें एक्सेप्शन आने की संभावना थी, पहले ये ठीक चल रहा था, अभी इसमें गड़बड़ हो गया। इससे मतलब ये कोड है जिसको मुझे ट्राई ब्लॉक में रखना चाहिए, इसको मुझे ट्राई ब्लॉक में रखना चाहिए। ठीक, इससे मतलब क्या करना है, मुझे ट्राई ब्लॉक बना के, ट्राई ब्लॉक मतलब करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके हम जो है ब्लॉक बनाते हैं, इसको हम ट्राई ब्लॉक में बनाएंगे। तो ट्राई के बाद करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो कोड लिखेंगे या सेट ऑफ कोड लाइन को कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है। उसके बाद आता है कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक में हम वो कोड लिखेंगे जो एक्सेप्शन को रिकवर करने में हेल्प करेगा, एक्सेप्शन कंडीशन को। तो यहाँ पे हम कैच ब्लॉक बनाएंगे, इसी के साथ जुड़ा हुआ कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो इस एक्सेप्शन कंडीशन को, कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो इस एक्सेप्शन कंडीशन को रिकवर करने में हेल्प करे। ठीक, इस कंडीशन को रिकवर करने, इसका मतलब ये जो कैच ब्लॉक होगा, इसमें ये करली ब्रैकेट ओपन क्लोज जो है, इसमें हम वो कोड लिखेंगे जिसमें कि हम जो है हैंडल करेंगे द एक्सेप्शन कंडीशन। ठीक, सो ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है।
तो ट्राई ब्लॉक विल कंटेन कोड दैट माइट जनरेट एन एक्सेप्शन। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सेप्शन आएगा, हो सकता है कभी भी आ जाए। तो इसमें वो कोड लिखेंगे जिसमें हमको एक्सेप्शन आने की संभावना है। कैच में वो कोड लिखेंगे जो एक्सेप्शन आने के बाद क्या करना है, उसके बाद हमको क्या कोड रन करना है, रिकवरी करना है, जो भी करना है उसका कोड यहाँ पे हम लिखेंगे। और इसके साथ साथ हम चाहे तो फाइनली ब्लॉक भी लिख सकते हैं। फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल ब्लॉक होता है, इसको भी लिखा जा सकता है। तो हम इसके साथ साथ फाइनली ब्लॉक भी लिख सकते हैं, फाइनली ब्लॉक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है फाइनली ब्लॉक में क्या लिखेंगे, फाइनली ब्लॉक में कोड टू क्लोज और रिलीज, क्लोज फाइल्स और डेटाबेस कनेक्शंस, ठीक है, हो सकता है। या फिर कोड टू रिलीज मेमोरी, मेमोरी वाले रिलीज करने वाले कोड भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनली पहुंच गया, इससे मतलब अब हो चुका, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, इसका कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यूजुअली हम क्या कोड लिखते हैं इसमें, डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करने वाला कोड लिखेंगे, मेमोरी को रिलीज करने वाला कोड लिखेंगे, ये सब कोड यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब जब ट्राई कैच ब्लॉक हम लिखते हैं तो इसके एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्राई अकेला नहीं रह सकता, कैच अकेला नहीं रह सकता, फाइनली भी अकेला नहीं रह सकता। ट्राई अगर लिखा है तो या तो कैच ब्लॉक होना जरूरी है या तो फाइनली ब्लॉक होना जरूरी है। तो ट्राई के साथ या तो कैच ब्लॉक आ सकता है या तो फाइनली ब्लॉक आ सकता है। अगर कैच ब्लॉक आ गया, अगर हमने लिख दिया, तो फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल बन जाता है। तो फाइनली ब्लॉक हमारा बन जाएगा ऑप्शनल अगर कैच ब्लॉक है। लेकिन अगर कैच ब्लॉक नहीं है तो फाइनली ब्लॉक मैंडेटरी बन जाएगा। एक और पॉइंट याद रखना है कि एक ट्राई के साथ बहुत सारे कैच ब्लॉक्स हम बना सकते हैं। एक से ज्यादा कैच ब्लॉक भी यहाँ पे हो सकता है, बहुत सारे कैच ब्लॉक्स बना सकते हैं। अलग अलग एक्सेप्शंस को पकड़ने के लिए हम इसको बना सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है जिसको फॉलो करते हैं हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कोड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक्सेप्शन आएगा तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे चलेगा, जब एक्सेप्शन नहीं आएगा तो पहले हम नहीं आने वाले चीज को करते हैं, जब एक्सेप्शन नहीं है तो क्या होने वाला है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस कोड को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो मेन एंड को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम system.out.println लिख लेते हैं, जैसे मेन स्टार्टेड, मेन स्टार्ट हो चुका है। फिर ट्राई ब्लॉक शुरू हो गया, तो ट्राई ब्लॉक में हम लिख देते हैं ट्राई स्टार्टेड, ट्राई ब्लॉक स्टार्टेड, अपना ट्राई ब्लॉक शुरू हो गया। अब ट्राई ब्लॉक में हमको क्या करना है, हम वो कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है। तो मैं इंटीजर n1 इक्वल टू 100 और n2 इक्वल टू 10 और इसमें इंटीजर रिजल्ट हम रखेंगे n1 डिवाइडेड बाई n2 और आउटपुट में दिखाएंगे रिजल्ट इक्वल टू प्लस रिजल्ट का वैल्यू दिखा देंगे और system.out.println लिख देंगे कि यहाँ पे ट्राई ब्लॉक एंटर, ट्राई ब्लॉक खत्म हो चुका, ठीक है। सो ट्राई ब्लॉक शुरू हुआ, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक शुरू हो चुका है, हमने वो कोड लिख दिया जिसमें एरर आने की संभावना है। फिर ट्राई ब्लॉक यहाँ पे खत्म होने को आया, ये खत्म हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज मतलब खत्म। फिर एक कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा, या तो फाइनली ब्लॉक बनाओ या तो कैच ब्लॉक बनाओ। तो मैं एक कैच ब्लॉक बना लेता हूँ। अब कैच ब्लॉक में अपन ने ऑब्जर्व करो, हम लोग यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट्स यूज करें जैसे मेथड्स में यूज करते हैं। यहाँ पे इवन मैंने लिखा, अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये, वेरिएबल इवन है, ऑब्जेक्ट है। तो अब ये क्या करेगा, इसका क्या काम है, ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एक्सेप्शन आया उसका ऑब्जेक्ट इसमें आके कॉपी हो जाएगा, ठीक। ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो उस एक्सेप्शन के एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो कहाँ पे आके सेव हो जाएगा, इवन के अंदर आके सेव हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा उसमें। हम इस इवन को डिस्प्ले करा के देख सकते हैं, जैसे हमारा एरर आया, एरर कॉट, हमें पकड़ लिया एरर को और एरर को डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि अपन ने यहाँ पे जो लिखा प्लस लिख के इवन लिख दिया। अब इवन हमने कहाँ लिखा है, system.out.println। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को
अगर हम system.out.println में मेंशन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम system.out.println के अंदर मेंशन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का अपने आप toString मेथड कॉल हो जाता है अपने आप implicitly. So the toString method of the object gets called implicitly whenever we use the object inside system.out.println. तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे आगे और भी ध्यान से हम देखेंगे कैसे होता है ये चीज. तो toString मेथड कॉल हो जाता है, इसको याद रखेंगे. और toString मेथड क्या करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है और स्ट्रिंग वैल्यू इस इवन के बदले में आ जाता है और इवन के बदले में आएगा, हम देखेंगे क्या आएगा. फिर एक फाइनली ब्लॉक बना लेते हैं. फाइनली तो अपना ऑप्शनल है, हमने बना लिया, फिर भी बना लिया अपन ने. system.out.println लिख लेते हैं फाइनली ब्लॉक. ठीक है, फाइनली ब्लॉक आ चुका है, इसे पता लग गया. फाइनली के बाद अगर हम पहुंचते तो मेन एंड हो जाएगा, मतलब नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ है. अगर मेन एंड तक आ गए मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूशन हुआ है. मेन एंड अगर नहीं हो रहा है इससे मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ. तो लेट अस सी व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट. रन किया मैंने, देखिए ऑब्जर्व करते जाइए, आउटपुट को ऑब्जर्व करते जाइए. मेन स्टार्टेड आया, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद ट्राई ब्लॉक शुरू हो गया, देखिए लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो गया. उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 6, फिर लाइन नंबर 7, फिर रिजल्ट आ गया लाइन नंबर 8. लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हुआ, रिजल्ट प्रिंट हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 10 आया, बढ़िया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आया. ट्राई ब्लॉक खत्म हो गया, देखिए ट्राई ब्लॉक खत्म हो चुका है. लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट हुआ. लेकिन इसमें अब ऑब्जर्व करिए, हमने कहाँ पहुंच गए, हम लोग इसके बाद फाइनली ब्लॉक में पहुंच गए. फाइनली ब्लॉक कहाँ, यहाँ पे है, लाइन नंबर 13. लेकिन लाइन नंबर 11 जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ. इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन आया ही नहीं. अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच ब्लॉक में नहीं आएगा, तो कैच ब्लॉक में आया ही नहीं, तो इस समय लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ. और फाइनली ब्लॉक में वो आया क्यों, क्योंकि फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो एक्सेप्शन हो ना हो एग्जीक्यूट जरूर होता है. तो अभी तो एक्सेप्शन था नहीं तो एग्जीक्यूट हो गया, एक्सेप्शन होता तो भी एग्जीक्यूट हो जाता. तो ये फाइनली ब्लॉक इसलिए रहता है. और लास्ट में आप देखेंगे मेन एंड हो चुका है कि नॉर्मली प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हैज टेकन प्लेस, नॉर्मली हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ है. तो एक्सेप्शन जब नहीं आता है तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, बाकी सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है. अब हम एक्सेप्शन डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं. हमने क्या किया, N2 को 100 कर दिया. N2 को 100 करने से क्या होगा, डिवाइड बाय 0 एरर आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा. अब देखते हैं आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है. तो इसको रन करेंगे हम, देखिए इसमें एक्सेप्शन आ गया, देखिए एक्सेप्शन आ चुका है, डिवाइड बाय 0 एरर, ये सब कुछ आ रहा है. तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं क्या क्या हुआ. मेन स्टार्ट हुआ, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुआ, फिर ट्राई ब्लॉक में एंटर किया अपन ने, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हो गया. उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हुआ. लाइन नंबर 7 में एरर आ चुका है. क्यों आया, क्योंकि डिवाइड बाय 0 हो चुका है. जैसे ही एरर आया ऑब्जर्व करिए कहां जंप किया, सीधे कैच ब्लॉक पे आ गया. देखिए एरर कॉट, देखिए एरर कॉट वाला एग्जीक्यूट करने लग गया इसमें. तो एक्सेप्शन आते ही ऑब्जर्व करें लाइन नंबर 8 और 9 एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर क्या करना है, जिस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आएगा उसके नीचे वाले कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाले. तो लाइन नंबर 7 में अगर एक्सेप्शन आया है तो लाइन नंबर 8 और 9 एग्जीक्यूट नहीं होने वाले. क्यों, क्योंकि ये सीधे यहां से कंट्रोल कहां जंप करता है, कैच ब्लॉक में जंप कर जाएगा. तो यहां पे जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया था उसका ऑब्जेक्ट बनेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, वो कहां आके कॉपी हो जाएगा, इस E1 में आके कॉपी हो जाएगा. और E1 में अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आ चुका है और इसमें यहाँ पे जो एक्सेप्शन आया था उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेके वो यहाँ पे आ जाएगा. और E1 के वैल्यू को अपन ने क्या किया, प्रिंट करा दिया. E1 के वैल्यू को जैसे ही प्रिंट करा, देखिए toString मेथड कॉल हुआ. इसका toString मेथड से क्या हमको मिला, देखिए ये E1 system.out.println E1 का आउटपुट है. देखिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन java.lang.arithmetic exception डिवाइड बाय 0 एरर, ये आ चुका है. यहाँ ये डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आया है. ठीक, एक्सेप्शन आ चुका है, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है. उसके बाद फिर ऑब्जर्व करें फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ. ठीक है, यहाँ पे आ गया. तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, एक्सेप्शन आया तो भी फाइनली एग्जीक्यूट हुआ, नहीं आया था तो भी एग्जीक्यूट हुआ. और मेन जो है वो प्रॉपरली एंड हो गया, मेन प्रॉपरली एंड हो गया.
अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए, अब यहां तक तो सब चीज क्लियर है, एक्सेप्शन आया तब क्या हुआ, एक्सेप्शन नहीं आया तब क्या हुआ। अगर सोच लीजिए ये एक्सेप्शन कैच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख देते हैं जो ये कैच उस एक्सेप्शन को पकड़ ना पाए जो एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, तो क्या होगा? तो ऑब्जर्व करते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम से फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं हम एक कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन का लिखना पड़ेगा हमको एग्जांपल। लेट अस सी, हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा। अनचेक्ड एक्सेप्शन में से अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है, और एक काम करें नल पॉइंटर एक्सेप्शन देख लेते हैं। चलिए हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ लिख देते हैं। चलिए इस एक्सेप्शन में मैंने लिखा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो यहाँ पे पहले हमने एक्सेप्शन लिखा था। एक्सेप्शन क्या है? इट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस, तो किसी भी एक्सेप्शन को ये कैच कर लेगा। लेकिन अभी हमने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ ये कैच ब्लॉक जो है वो सिर्फ नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए बना हुआ है, या बाकी एक्सेप्शंस को पकड़ नहीं पाएगा। और कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे देखिए, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। देखिए आउटपुट में क्या एरर क्या आया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब हम किसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, नल पॉइंट एक्सेप्शन। तो ये कैच एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कैच ये जो बना था वो हमने बोल दिया ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए बना हुआ है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए नहीं बना है, तो ये कैच नहीं कर पाएगा। तो ऑब्जर्व करते हैं आउटपुट क्या होता है। ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। लेट अस सी द आउटपुट। देखिए एरर आया है, देखिए कहाँ कहाँ एग्जीक्यूशन चला है, कहाँ रुक गया देखते हैं। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक तक तो हम लोग आ चुके थे, यहाँ पे तो आ चुके, लाइन नंबर 5 हो गया, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7 हो गया। यहाँ पे एक्सेप्शन आया, कौन सा एक्सेप्शन आया? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया। तो वो कैच ब्लॉक की तरफ दौड़ा। कैच ब्लॉक की तरफ जैसे ही दौड़ा तो यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया, जेवीएम ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। कैच ब्लॉक जो है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए बना हुआ। तो जेवीएम ने क्या किया कि अब एग्जीक्यूशन को अपने हाथ में ले लिया, एग्जीक्यूशन को अपने हाथ में लिया और हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो जब जो नेसेसरी एक्सेप्शन कैच करने के लिए अगर कोड नहीं बना है तो जेवीएम क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा। और एबनॉर्मली टर्मिनेट करने से पहले आप ऑब्जर्व करें कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। देखिए मेन एंड तक हम पहुंच ही नहीं पाए, तो एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन हुआ है। तो द रीजन बिहाइंड इट इज कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ था, एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक नहीं मिला। एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक नहीं मिलने के कारण जेवीएम ने उस एक्सेप्शन को अपने हिसाब से हैंडल किया, डिस्प्ले कर दिया, भाई प्रोग्राम टर्मिनेट मैं कर रहा हूं। जेवीएम इज सेइंग दैट आई एम टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। और क्यों मैं प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहा हूं? क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है और आपने कैच ब्लॉक प्रॉपर्ली अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए नहीं बनाया था, तो मैं उसको हैंडल कर रहा हूं। अगर मैं हैंडल करूंगा तो प्रोग्राम को मैं टर्मिनेट कर दूंगा। तो जेवीएम अगर हैंडल करेगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। ठीक, अब इसको भी हम और ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? एक और कैच ब्लॉक लगा देते हैं, एक और कैच ब्लॉक लगा देते हैं। कैच ब्लॉक में क्या रखेंगे? अरिथमेटिक। इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हम कैच ब्लॉक में डाल देते हैं, तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने के लिए बन जाएगा। देखिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, स्पेलिंग मिस्टेक होने से दिक्कत होगा, इसे E2 करके बना देते हैं और सेम चीज यहाँ पे लिख देते हैं। जो भी एरर आया था उसको डिस्प्ले करा देते हैं, E2 को डिस्प्ले करा देंगे, तो E2 का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हमने क्या देखा, एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स अपन ने बना दिए। ठीक है, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बना है, साथ में फाइनली ब्लॉक भी बना हुआ है। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो लेट अस रन द प्रोग्राम। अब एक्सेप्शन आने वाला है। अब देखिए प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मेन एंड तक एग्जीक्यूट हुआ है, भले ही एक्सेप्शन आ चुका था। एक्सेप्शन आने के बाद हमने एरर को पकड़ लिया, एरर कॉट। कहां पे एरर कॉट हुआ? देखिए सेकंड वाले जो कैच है उसमें एरर कॉट आया है, देखिए। ठीक है, ये एरर कॉट 1 कर देते हैं, ये एरर 1 कॉट कर देते हैं।
और इसको एरर 2 कोड कर देते हैं। फिर से रन करेंगे तो स्पेसिफिकली समझ में आ जाएगा कौन से कैच ब्लॉक में अपन आए हैं। देखिए एरर 2 कोड, देखिए आउटपुट में मिल रहा है एरर 2 कोड। एरर 2 कहां से मिलेगा? ये दूसरे वाले कैच स्टेटमेंट से, ब्लॉक से अपन को मिल रहा है। तो अब जेवीएम ने खुद नहीं टर्मिनेट किया, खुद हैंडल नहीं किया और टर्मिनेट नहीं किया मेरे प्रोग्राम को। क्यों? क्योंकि जेवीएम को एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक मिल चुका था। तो जो एक्सेप्शन आ रहा है, अगर उसका एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक अगर है तो जेवीएम हमारे कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को नॉर्मली एग्जीक्यूट करने देगा। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक उसको नहीं मिलता है तो प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस है वो इस टाइप से वर्क करता है। तो इस प्रोसेस को हम इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं कि अगर एक्सेप्शन आया, हमेशा याद रखना है एक्सेप्शन किसी मेथड के अंदर ही आ सकता है। एक्सेप्शन ऐसे कहीं नहीं आ सकता, बिना मेथड के एक्सेप्शन आ नहीं सकता। तो एक्सेप्शन आना है तो मेथड के अंदर आना पड़ेगा। हमारा जो कोड है, ऑब्जर्व करो, जो एक्सेप्शन आ रहा है किसमें आ रहा है? मेन मेथड में आ रहा है। ठीक है, तो मेथड इज मेन। तो यहाँ पे अगर कोई भी मेथड के अंदर अगर एक्सेप्शन आया, जैसे M1 मेथड के अंदर अगर एक्सेप्शन आया है तो क्या होगा? मेथड M1 क्रिएट्स एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। ये जेवीएम हेल्प करता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, किस टाइप का एक्सेप्शन है, उसका नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, ये पूरा इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा। यही हमको टू स्ट्रिंग मेथड में मिलता है। ये जो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है ना, उसी से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक, उसके बाद फिर वही मेथड M1 मेथड जो है हैंड ओवर्स एक्सेप्शन टू द जेवीएम। जेवीएम को वो थ्रो कर, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक्सेप्शन थ्रो करना मतलब जेवीएम को हैंड ओवर कर देना। अब जेवीएम क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा, मतलब जेवीएम उसको कैच करेगा, एक्सेप्शन को कैच करेगा। कैच करने के बाद ऑब्जर्व करेगा, हमारे कोड को ऑब्जर्व करेगा कि एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक बना है क्या, एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक बना है क्या। एप्रोप्रिएट अगर कैच ब्लॉक नहीं बना है, जैसे अपन अभी केस देख रहे थे, एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक नहीं बना है, तो जेवीएम उसको हैंडल करना शुरू करेगा और प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा। अगर एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक मिल गया, जैसे यहाँ पे हमने एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक बनाया था, तो क्या करेगा जेवीएम? इट विल लेट द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड एग्जीक्यूट इन M1। तो हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड था ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये आउटपुट में दिखाएगा एरर 2 जो दिखा रहा है, एरर 2 पार्ट, और हमारे प्रोग्राम को नॉर्मली एग्जीक्यूट करने देगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये फ्लो चार्ट फॉलो होता है जब भी एक्सेप्शन अकर होता है, जो अभी अपन ने प्रोसेस को ऑब्जर्व करके देखा। ठीक, सो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस जो है हमने अभी कोड के थ्रू ऑब्जर्व करके देखा। ठीक, सो अभी हम और भी डिटेल्स में नेक्स्ट जो इसमें लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। सो आई होप ये लेक्चर सभी को पसंद आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।